नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HM कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, RRC ग्रुप डी जो 2019 में वैकेंसी आई थी, उसी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ में लेकर के आया हूं जोन वाइज। किस जोन में कितनी कट ऑफ जा सकती है, यहाँ पर ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कितना टारगेट आपको लेकर के चलना चाहिए। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कितना टारगेट अचीव करना है, अपना टारगेट क्या बनाना चाहिए आपको, ये यहां पर देखेंगे। बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी, 70 प्लस स्कोर आपका हो जाए, उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी, आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए कि आप यहां पर ग्रुप डी के एग्जाम में 70 प्लस स्कोर कर पाए, बिल्कुल सही सही और बिल्कुल सटीक। 2 महीने में कैसे तैयारी करें, ये 70 प्लस स्कोर आखिर 2 महीने में कैसे बनेगा, क्योंकि 2 महीने का ही टाइम है, ज्यादा से ज्यादा, इससे कम इससे ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, क्योंकि परीक्षा अभी फरवरी में होनी है। ठीक है, कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी यहां पर डिस्कस किया जाएगा अभी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि कितना टारगेट आखिर रखा जाए। तो मैंने क्या बताया, बेस्ट स्ट्रेटजी बताएंगे 70 प्लस स्कोर रखने की। तो आपको टारगेट भी क्या बना करके चलना है कि आपका स्कोर 70 प्लस रहे, क्योंकि अपना टारगेट हमेशा हाई रखना चाहिए। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, एग्जाम सेंटर में आप कितना कर पाते हैं, वो सारी अलग की बातें हैं। लेकिन अभी से आप क्यों कम का टारगेट लेकर के चले, अभी तो अपन को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपना टारगेट बनाना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं। जो भी मॉक टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर सेट देना है, सब में अपने बहुत हाई नंबर आने चाहिए और बहुत अच्छा स्कोर बनना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि अगर किसी का ऐसा नहीं हो पाता है कि 70 प्लस स्कोर नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसे घबराना है, उसे परेशान होना है, डिमोटिवेट होना है, बिल्कुल नहीं होना है। उसके लिए मैं बताऊंगा यहाँ पर अभी कि आप कितना रामार्क ला सकते हैं, तो आप सेफ जोन में पहुंच जाएंगे और आपको कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्कोर क्या रखना है, अपना टारगेट क्या रखना है, 70 प्लस का टारगेट। तो हमेशा आप किसी भी जोन से हैं, टारगेट क्या रखना है आपको, 70 प्लस का टारगेट रख करके चलना है। इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, 70 प्लस स्कोर रखने की बेस्ट स्ट्रेटजी। अगर यहां पर इसके सिलेबस की बात की जाए, ग्रुप डी का जो सिलेबस है इसके नोटिफिकेशन में दिया गया था, उसकी बात की जाए, तो यहां पर मैथ आनी है 25 नंबर की, साइंस आनी है 25 नंबर की, रीजनिंग आनी है 30 नंबर की, और जीए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर वगैरह कितने का आना है, 20 नंबर का। टोटल 100 नंबर का पेपर होना है, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 25 25 50 30 80 20 100, 100 का पेपर, 90 मिनट का टाइम। टाइम आपके पास बहुत कम नहीं है, ठीक ठाक टाइम है, 90 मिनट काफी टाइम होता है। और पेपर का लेवल कैसा रहता है, इस पर भी कट ऑफ निर्भर करेगी, तो लेवल के हिसाब से भी यहाँ पर टाइम की रिक्वायरमेंट होगी कि कितना टाइम आपको किस सब्जेक्ट में देना है। अगर हम लोग बात करें तो साइंस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कुछ प्रश्न साइंस में क्या आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, उनको सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो 25 में से अगर मैथ आपकी थोड़ी सी भी ठीक ठाक है, मतलब आप मैथ थोड़ा सा भी पढ़ते हैं और ठीक ठाक है, तो 20 स्कोर आप आराम से कर सकते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर सेट उठाएंगे तो आप सब में 23 24 22 23 इस तरह से कर पाएंगे, अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं और ठीक ठाक है आपकी तब। तो मैं ये मान के चलता हूं कि एक नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है ग्रुप डी की, वो 25 में से 20 प्रश्न मैथ्स में सही कर लेगा। साइंस भी अगर पढ़ लेता है थोड़ी बहुत, तो 20 नंबर इसके कहीं नहीं गए, 25 में से 20 नंबर इसमें भी कहीं कहीं नहीं गए। रीजनिंग में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो कि गलत हो जाते हैं, और वो सारे हटा करके मैं बोलूंगा, अगर मैं सब बात करूं तो यहां पर ऐसा नहीं है कि किसी के 23 से 24 प्रश्न सही ना हो पाए। 30 में 23 से 24 प्रश्न, वैसे तो आपको टारगेट रखना है कि आपके 25 प्लस प्रश्न सही हो रीजनिंग में, लेकिन यहां पर 23 से 24 प्रश्न बहुत जरूरी हैं आपको सही करने के लिए। ठीक है, और यहां पर अगर जीए में, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में आपके 7 से 8 प्रश्न भी सही हो जाते हैं, 20 में मैं केवल 7 8 की बात कर रहा हूं, अगर आपको जीके जीएस नहीं आती है, आपको इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी, जो भी चीजें हैं, है ना, पॉलिटिक्स है, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं आती है, इकोनॉमिक्स है,
तब मैं बात कर रहा हूं कि आप 7 से 8 नंबर बना सकते हैं, इसमें सही कर सकते हैं, क्योंकि 20 प्रश्न आएंगे, इसमें 10 नंबर का करंट अफेयर रहेगा, 10 नंबर में वो सारी चीजें आएंगी। तो अगर आप केवल करंट अफेयर्स भी तैयार करके जाते हैं तो आपके 7 से 8 प्रश्न यहां पर बन जाएंगे। और अगर अब इनको टोटल किया जाए तो 20 और 20 40, 23 और 7, अगर ये कम कम वाले भी जोड़े 23 और 7 30, 40 30 70, आपका ये स्कोर जो है 70 नंबर के करीब करीब पहुंच जाएगा। और बस अगर 70 आप इस तरह से स्कोर कर लेते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, आप किसी भी जोन से चले जाएं, किसी भी जोन से आप हो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपने 70 स्कोर रा मार्क में कर लिया तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं हो सकता है, कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और कुछ लोग होंगे जो और भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जैसे मैथ्स में कोई 22 से 23 नंबर कर पाएगा, यहाँ पर साइंस में मान लेते हैं कि 20 ही कर पाता है कोई, लेकिन रीजनिंग में और बढ़ा ले जाएगा तो 26 से 27 प्रश्न भी सही कर सकता है। यहाँ पर भी 10 से 12 प्रश्न सही हो जाएंगे अगर कोई अच्छा है, बहुत अच्छा है पढ़ने में, तो यहाँ पर 70 की बजाय 80 नंबर लगभग बन जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि स्कोर आप अच्छे से कर सकते हैं। बस आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट में 100% करने की कोशिश मत कीजिए। अगर अब 2 महीने आपके पास बचे हैं, 2 महीने में आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स आपको पढ़ लेना है। आपको जनवरी से लेकर, यही 2021 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेना है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे होंगे किसी न किसी एग्जाम की, तो पढ़े होंगे, बस आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करना है पूरा का पूरा। रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाइए या प्रीवियस ईयर सेट उठाइए, रीजनिंग में तैयारी करिए। रीजनिंग में जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा और उतना अच्छा स्कोर रीजनिंग में कर पाएंगे। यहाँ पर साइंस आपको पढ़ लेनी है, केवल 9th और 10th की अगर आप साइंस पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से तो आपका साइंस में 20 से भी ज्यादा स्कोर आ जाएगा। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि आप 25 में से 23-24 प्रश्न सही कर ले जाएंगे अगर केवल आप एक बार 9th और 10th की एनसीईआरटी साइंस में पढ़ लेते हैं तो। और मैथ्स में आपको तैयारी करनी है। मैथ्स के लिए मैं क्या कह रहा हूं कि आपको बस प्रीवियस ईयर सेट मॉक टेस्ट देने हैं और उसके बाद आपको एनालिसिस करना है कि आप किस चीज में, मैथ्स में किस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है। आप वो टॉपिक उठा करके एक दिन पढ़ लीजिए, आपको आगे से उस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप रेगुलर 2 महीने तक यही कर लेते हैं, केवल मॉक टेस्ट दीजिए, केवल प्रीवियस ईयर सेट लगाइए और उसके साथ साथ साइंस को पढ़ते रहिए और करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए। मैथ्स और रीजनिंग जब मॉक टेस्ट आप, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया और उसमें आपका कोई प्रश्न फंस गया है तो उस पूरे टॉपिक को आप यहां से क्लियर कर लीजिए। मैथ्स रीजनिंग आप इस तरह से तैयार कर लीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप 70 से भी ज्यादा स्कोर करके आ पाएंगे अगर पेपर नॉर्मल रहता है तो। और बहुत ज्यादा टफ होता है तो आप थोड़ा बहुत इससे कम रह सकते हैं, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप 70 प्लस भी नहीं कर पाते हैं तो, क्योंकि अभी मैं आगे और बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत आपको समझ में आएंगी और आश्चर्यचकित करेंगी, है ना। तो 2 महीने आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, एनालिसिस करना है। मैथ्स और रीजनिंग में जो नहीं आता है मॉक टेस्ट में, आप फंस रहे हैं जिन क्वेश्चन में, उनको रिवाइज करना है, उनको पूरा टॉपिक क्लियर करना है। और करंट अफेयर्स, अब आपको इतिहास भूगोल ये सब पढ़ने का समय नहीं बचा है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। जब आप मॉक लगाएंगे, आप किसी टॉपिक में फंसे, आप इतिहास से कोई प्रश्न पूछ लिया गया तो आप उसे भी रिवाइज कर सकते हैं अगर आपका टाइम मैनेज होता है तो, ठीक है। कट ऑफ क्या रहेगी, अब बात करते हैं कट ऑफ पर कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए, पहले ही ये परीक्षा 3 साल लेट हो चुकी है, 3 साल देर हो चुकी है इस परीक्षा को होने में। अब तक ये परीक्षा कब की हो जानी चाहिए, क्योंकि 2019 में फॉर्म आया था, 2022 आने को है, परीक्षा अभी तक नहीं हुई, 2022 में फरवरी में परीक्षा होगी, तो 3 साल लेट हो चुकी है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो फॉर्म डाले होंगे वो कहीं ना कहीं पर सिलेक्ट हुए होंगे, बहुत सारे जो सिलेक्टर थे, जो सिलेक्ट होने वाले थे, वो कहीं ना कहीं पर, क्योंकि स्टेट अलग अलग स्टेट में स्टेट लेवल के काफी सारे एग्जाम्स हुए होंगे 3 साल में और हुए हैं। मैं यूपी में रहता हूं, यूपी के बारे में मुझे पता है, काफी सारी वैकेंसी हुई है, चाहे वो अभी यूपीपी में ही हुआ है और काफी सारे बच्चे इसमें भी सिलेक्ट होंगे।
और एसएससी जीडी के भी जैसे अभी चल रहे हैं, अभी आज से खत्म है, तो ये सारे पेपर तो अभी हो रहे हैं। इसके पहले भी काफी सारे एग्जाम हुए हैं और जिनमें सेलेक्ट हुए हैं, पुलिस में काफी सारी वैकेंसी भर्ती हुई है, उनमें भी सिलेक्ट हुए हैं। तो यूपी का मैं जानता हूं, इसी तरह से अलग अलग स्टेट में काफी सारी स्टेट लेवल की वैकेंसियां आई होंगी और उनमें जो सिलेक्टर थे, जो कंपटीशन को बढ़ाने वाले बच्चे थे, वो सिलेक्ट हुए हैं। ये आपको मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो सिलेक्ट हुए हैं और इस वजह से कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, कंपटीशन बहुत कम होना है। एक तो बात ये रहेगी कि यहाँ पर 3 साल लेट हो चुकी है परीक्षा। दूसरी बात ये रहेगी कि वैकेंसी पिछली बार से लगभग डबल है और फॉर्म लगभग 30 से 40 लाख फॉर्म कम पड़े हैं। ठीक है, फॉर्म कम पड़े हैं और वैकेंसी ज्यादा है। अब जब फॉर्म कम पड़े हैं, वैकेंसी ज्यादा है, तो पर सीट कंपटीशन वैसे भी कम था। और तीसरी बात, यहां पर इतने दिन हो चुके हैं, काफी सारे लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, काफी सारे लोग इस सेक्शन को छोड़ करके कहीं और चले गए हैं, मतलब वो किसी और चीज से जुड़ गए हैं और कुछ करने लगे हैं अपना। तो जरूरी नहीं है कि वो सारे यानी कि आ जाए परीक्षा देने, यानी कि जो प्रेजेंटी होगी, जो प्रेजेंट होंगे पेपर देने के लिए, वो भी बहुत कम होंगे। मेरे हिसाब से 55 से 60% लोग ही पेपर देने आएंगे, 55 से 60% ही प्रेजेंटी होगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि पर सीट कंपटीशन और भी ज्यादा कम हो जाएगा और कंपटीशन यहाँ पर बहुत कम इस बार होने वाला है। अगर ये चांस आपने गंवा दिया इस बार, तो मुश्किल ही है कि आगे इतनी बड़ी भर्ती और इतना बेहतरीन चांस आपको रेलवे में देखने को मिले, क्योंकि सरकार इसे प्राइवेट कर रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे दिन पर दिन प्राइवेट होता जा रहा है, तो इसके लिए आपको इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। और बस 2 महीने टाइम बचा है, 2 महीने आपको लग जाना है। अब यहां पर अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो देखिए 2018 प्रीवियस ईयर अनरिजर्व कैटेगरी की मैंने यहां पर लिखी हुई है कट ऑफ। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी कट ऑफ यहाँ पर लिखी गई और जो ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इससे लगभग 5 नंबर कम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जाएगी और उससे लगभग मतलब अनरिजर्व से लगभग 10 नंबर और ओबीसी ईडब्ल्यूएस से लगभग 5 नंबर कम एससी एसटी की कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी की मैं यहां पर बात करूंगा, बाकी कट ऑफ इससे कम ही रहेंगी। अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो पिछले साल जो ये 2018 में अनरिजर्व कैटेगरी 73 नंबर जैसे अजमेर में कट ऑफ गई है, 73.73 74 के समथिंग कट ऑफ गई है। ये यहां पर कैसे स्कोर है? नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद यहां पर ये स्कोर दिया गया है और नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसकी वजह से इस बार नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत ज्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे। पिछली बार 20-20 25-25 नंबर भी बढ़े हैं, इस बार इतने ज्यादा बढ़ने की कोई भी संभावना नहीं है। इसकी वजह से भी कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी। फिर भी अगर मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ जाने की, क्योंकि जो रॉ मार्क्स हैं वो तो डिपेंड करेगा कि कौन सा पेपर कठिन है, कौन सा एवरेज है। या तो मैं एवरेज रॉ मार्क की बात कर सकता हूं कि एवरेज जो पेपर होगा, मतलब ना बहुत ज्यादा कठिन हो ना बहुत ज्यादा सरल हो, एवरेज पेपर हो, तो उसी हिसाब से कट ऑफ भी बनेगी और एवरेज जो पेपर होंगे उनके कितने नंबर आ रहे हैं लगभग उसी हिसाब से कट ऑफ बनेगी। तो यहाँ पर जैसे ये 73 नंबर अजमेर की कट ऑफ गई थी, अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद की ही बात करें कि नॉर्मलाइजेशन के बाद इस साल कट ऑफ क्या रहेगी, तो अजमेर की कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद इस बार 68 से 70 नंबर के बीच में रहने वाली है। 68 से 70 के बीच में कट ऑफ रहेगी, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती है। आप इस बात को समझिए, क्योंकि 3 साल परीक्षा लेट हो चुकी है। अजमेर की कट ऑफ 68 से 70 के बीच में, इलाहाबाद की कट ऑफ भी इसी तरह से 69 से 70 के बीच में रहेगी। 69 से 71 आप यहां पर कर सकते हैं। 2 नंबर का जो है मैं आगे पीछे ले रहा हूं, क्योंकि 2 नंबर का कुछ कहा नहीं जा सकता है, या तो 69 या तो 71 70 इसी तरह से कट ऑफ रहेगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद। अगर रॉ मार्क की बात करें, हम लोग रॉ मार्क की बात करें, तो जो पेपर का लेवल थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा अगर पेपर का लेवल टफ होता है दूसरों की तुलना में, दूसरे पेपर्स की तुलना में अगर थोड़ा सा टफ होता है,
तो यहाँ पर अगर आप रा मार्क ले आते, जैसे यहाँ पर 73 कट ऑफ गई थी और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 68 से 70 कट ऑफ जाएगी, यहाँ पर अगर 60 प्लस या 65 प्लस आप कट ऑफ ले आते हैं, 60 से 65 के बीच में, अगर पेपर टफ होता है तो 60 नंबर, अगर पेपर नॉर्मल रहता है तो 65 प्लस आप स्कोर कर लेते हैं तो आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन लेकिन आपको टारगेट क्या बनाना है, आपको टारगेट बनाना है कि 70 प्लस स्कोर करके आना है, 70 प्लस की यहां पर आपको तैयारी करनी है। अगर अहमदाबाद की बात करें तो इसी रेशियो में अब कुछ हम लोग कम कर सकते हैं, यहाँ पर 65 से 68 के बीच में या फिर 67 के बीच में मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर कट ऑफ जाएगी। 65 से 67 के बीच में यहाँ पर कट ऑफ जाएगी अहमदाबाद की। बेंगलुरु की कट ऑफ देखिए 62 नंबर पिछली बार गई थी नॉर्मलाइजेशन के बाद, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि इस बार जरूरी नहीं है कि इतनी कम कट ऑफ इस बार भी जाए, मतलब इससे बहुत ज्यादा कम जाए, क्योंकि बेंगलुरु में जैसे ही पता चला कि इतनी कम कट ऑफ गई है तो इस बार बहुत सारे बच्चों ने बेंगलुरु में फॉर्म भर दिया, बेंगलुरु से फॉर्म अप्लाई कर दिया। तो इस बार हो सकता है कि बेंगलुरु की कट ऑफ इतनी ज्यादा कम दूसरे जोनों से ना जाए और यहाँ पर भी कट ऑफ जो है वो 60 से 62 के समथिंग रहने की आशंका है, मतलब 60 से 62 रह सकती है कट ऑफ पूरी तरह से, आप ये समझ लीजिए। इससे कम बहुत मुश्किल है कि बेंगलुरु से बहुत कम कट ऑफ जाए, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म अप्लाई हो गए हैं। और आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर एक ही जगह से काफी सारे फॉर्म अप्लाई हो जाएं, दूर दूर से लोग फॉर्म डालने लगे, तो वहां पर कट ऑफ थोड़ी बहुत पिछली बार से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ यहाँ पर कम होनी है पिछली बार की तुलना में, इसलिए वो जितनी कम हुई होगी उतनी ही बढ़ेगी, लगभग सेम कट ऑफ रह सकती है। यहाँ पर भोपाल का मैं ये कह सकता हूँ कि 69 से लेकर के 71 नंबर तक कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो आपको टारगेट क्या करना है, 70 प्लस का टारगेट बना के जाना है। और जो 70 प्लस का टारगेट बना करके जाएगा ये 69 से 71 नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ होगा। अगर आप अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब रहते हैं तो आप टॉपर की लिस्ट में आएंगे, मतलब आप समझ लीजिए कि काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपको फाइनल कट ऑफ में भी बाहर नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर जो मैं कट ऑफ लिख रहा हूं ये फाइनल कट ऑफ ही है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके कम नंबर है, मान लीजिए आपके यहाँ पर 60 नंबर आते हैं तो हो सकता है कि आपको फिजिकल देने का मौका मिल जाए, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि आपको बाहर कर दिया जाए। अब यहाँ पर 70 कट ऑफ गई है तो यहाँ पर क्या कहा जा सकता है कि 63 से 65 कट ऑफ जा सकती है, या फिर 65 के समथिंग आसपास कट ऑफ रहेगी। भुवनेश्वर की कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि देखिए भुवनेश्वर में कट ऑफ, जहां पर आप ये एक चीज समझ लीजिए कि जहां पर कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई थी वहां पर लगभग उतनी ही कट ऑफ रहेगी, लेकिन उससे कम होगी। जहां पर कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई थी वहां पर कट ऑफ कम होगी, लेकिन जहां पर कट ऑफ बहुत ज्यादा कम थी वहां पर बहुत ज्यादा कम नहीं होगी, लगभग उतनी ही रहेगी, उसी के आसपास, क्योंकि फॉर्म भी उसी रेशियो में कम ज्यादा पड़ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भुवनेश्वर में 73.86 यानी 74 कट ऑफ गई थी, तो यहाँ पर भी 70 के आसपास प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं, 70 के आसपास कट ऑफ रहेगी, और इसमें प्लस क्या माइनस 2 ही करना है आपको। ठीक है, चंडीगढ़ की कट ऑफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 70 प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं, 70 प्लस माइनस 2 कट ऑफ रहेगी। ठीक है, भुवनेश्वर की कट ऑफ थोड़ी सी हाई रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा था कि फॉर्म भी थोड़े से पड़े हैं ठीक ठाक। ठीक है, अब चेन्नई की अगर बात की जाए तो चेन्नई में 65 प्लस 2 कट ऑफ जा सकती है, यानी 65 या तो प्लस 2, 65 से 67 के बीच में कट ऑफ रह सकती है, कहा कि चेन्नई की। अगर गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में 68 प्लस 2, 68 या तो 2 ज्यादा इससे 68 या फिर 70, इस तरह से कट ऑफ जा सकती है, 2 का आप इधर उधर समझ लीजिए। यहाँ पर गुवाहाटी की अगर बात करी जाए तो नॉर्मलाइज्ड होके स्कोर जा सकता है 70 से 72 के बीच में, 70 से 72 के बीच में गुवाहाटी में नॉर्मलाइज्ड स्कोर जाएगा, लेकिन आपको रा मार्क यहाँ पर बहुत कम लाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लाने हैं। अगर आपके 65 नंबर भी सही हो जाते हैं तो आपका चयन यहाँ से भी हो जाएगा। कोलकाता में पिछली बार सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ गई थी, सबसे ज्यादा कट ऑफ अगर कहीं की गई थी तो वो क्या, कौन सा स्टेट था, कोलकाता था, और कोलकाता में इस बार भी बहुत ज्यादा हाई जाएगी, लेकिन पिछली बार की तुलना में
कम जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 73 + 2 के समथिंग कट ऑफ जा सकती है, यानी या तो 73 या फिर इससे 2 ज्यादा, 73 से 75 के बीच में कट ऑफ यहाँ पर रहेगी। कहाँ की? कोलकाता की। लेकिन अगर रामार्क की बात करी जाए तो आपके 67 से 68 अगर प्रश्न सही हो जाते हैं तो हो जाएगा चयन। मुंबई में देखिए 67.96 यानी 68 नंबर के समथिंग कट ऑफ गई थी, तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा होने के चांसेस नहीं है, फिर भी मैं कहूंगा 65 ± 2 यानी 67 और 63 इनके बीच में कट ऑफ रहेगी, लगभग 65 के आसपास कट ऑफ जाएगी। पटना में भी काफी ज्यादा कट ऑफ गई थी और यहाँ पर भी 70 से 72 इस बार कट ऑफ रह सकती है। 70 से 72 के बीच में पटना की कट ऑफ रह सकती है। रांची की कट ऑफ की अगर बात करी जाए तो ये भी 69 से 71 के बीच में, और सिकंदराबाद की बात करें तो ये कितनी रह सकती है? 65 से 66 या 67, 65 से 67 के बीच में यहाँ की कट ऑफ सिकंदराबाद की रह सकती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ लगभग क्या जाएगी। ये मैंने यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड स्कोर लिखा है, इससे आप लोग भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि ये आपके रामार्क नहीं है। रामार्क आपको जो लाने हैं वो इससे 6 से 7 नंबर कम लाने हैं। अगर पेपर नॉर्मल रहता है, अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ रहता है तो लगभग 10 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। अगर आपका पेपर इजी रहता है तब आपको इतना स्कोर करना है और इतना स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर पेपर इजी रहता है तो आपको इतना स्कोर लगभग करना है, नहीं तो आपके नंबर, और अगर आपने इजी पेपर में कम प्रश्न किए और कम नंबर आपके आए औसत से, तो हो सकता है कि आपका और माइनस हो जाए नंबर बढ़ने के बजाय, अगर पेपर इजी रहता है तो। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि अगर पेपर इजी रहता है तो आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा। आपको ये टारगेट लेकर के चलना है कि 70+ कैसे भी करके मुझे स्कोर करना है, और उसकी तैयारी आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट दे करके, या फिर प्रीवियस ईयर सेट उठाइए और वहां से आप मैथ और रीजनिंग की जो है तैयारी करिए। और करंट अफेयर अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज से, अभी से ये निश्चित करिए कि मुझे करंट अफेयर डेली 1 घंटे पढ़ना है, मुझे एक मॉक डेली लगाना है, 1 या 2, एक प्रीवियस ईयर सेट मुझे डेली लगाना है, और साइंस मुझे एनसीईआरटी 9th एंड 10th क्लास की, केवल और केवल 9th की इतनी मोटी होगी और 10th की इतनी मोटी होगी। बस आपको ये दो महीने में खत्म करनी है। एक बार पढ़ लेंगे आप, आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ प्रीवियस ईयर सेट और मॉक टेस्ट कंपलसरी देते रहिए, जरूरी है देना, तभी आपको साइंस वहां पे समझ में आएगी और आपको मजा भी आएगा पढ़ाई करने में। ठीक है, तो मैं आपको मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए बेहतरीन तरीके से। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए, और कुछ जो लेटेस्ट अपडेट आते हैं वो भी मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगता है कुछ पार्ट, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कुछ खराब लगता है तो वो भी आप कमेंट करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूं, और जब कमेंट में मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं तो वीडियो के माध्यम से रिप्लाई कर देता हूं। अगर कमेंट में रिप्लाई कर पाता हूं, क्योंकि अगर कम कमेंट आते हैं उसी किसी एक टॉपिक पर, तो मैं कमेंट में ही कोशिश करता हूं रिप्लाई कर दूं। लेकिन अगर एक ही टॉपिक के बार बार कमेंट आते हैं तो मैं वीडियो के माध्यम से रिप्लाई आप सबका करता हूं। तो फिर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।